हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम सभी आपके लिए अथक प्रयास के साथ उपस्थित हुए हैं। यूपी बोर्ड के छात्र जिनको तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, विषयों के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, ट्यूटर उपलब्ध नहीं थे, उन सभी के लिए हम लेके आए हैं, प्रचंड प्रयास लेके आया है एक अनोखा और अद्भुत प्रयास। तो आप सभी हमारी सेवाओं का लाभ उठाइए, प्रचंड प्रयास के साथ बने रहिए। और चलिए, इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे संविधान में अनुसूचियां एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में हमेशा लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में तरह तरह के क्वेश्चन बनते आए हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों को क्यों शामिल किया गया, इनका उद्देश्य क्या था, इनका महत्व क्या था, इनकी अनुसूचियां फिर कितनी होती हैं और कितनी कौन कौन सी अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तृत व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या विषय शामिल किए गए हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान में जो सबसे पहला जो है, अगर आप पहला पेज खोलेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान का एक भाग है प्रस्तावना। अगर हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे पहले क्या आता है तो प्रस्तावना, उसके बाद उसमें कई सारे अनुच्छेदों के माध्यम से हर विषय को वर्गीकृत किया गया है। तो अगर हम देखते हैं कि उसमें भाग कितने बनते हैं, मतलब जैसे एक भाग में कुछ अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, तो जब हम भागों की बात करते हैं यानी पार्ट्स की बात करते हैं तो पार्ट्स है 25 यानी कि 25 विषय हैं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें मात्र 22 भाग थे, परंतु समय के साथ कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास मौलिक कर्तव्य नहीं था, जब हमारा मूल संविधान बना था तब हमारे पास मौलिक कर्तव्य नहीं था, हमने मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया था। परंतु जब हमने 42वां संविधान संशोधन किया तो उसके माध्यम से हमने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया और जिसको भाग जो रखा उसका 4 का यानी कि भाग 4 में ही हमने एक पार्ट और जोड़ दिया 4 का यानी 4A। तो पार्ट जो है इसी तरह से बढ़ गए हैं कि हमने कहीं कहीं उसमें 2-3 पार्ट्स और जोड़ दिए हैं, जिसके बाद हमारे संविधान के पास 22 भाग से 25 भाग हो गए हैं। उसके बाद आते हैं अमेंडमेंट्स। अगर हम देखें संशोधन कितने किए गए हैं हमारे संविधान में, तो हमारे संविधान में लगभग 105 संशोधन किए गए हैं। 104 यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु ये अगर हम लेटेस्ट में जाएंगे, वर्तमान में जाएंगे तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। उसके बाद जो हम आज विषय पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचियां, उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे संविधान में जो शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, वो लगभग 12 हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। जो हमारा मूल संविधान था जब बना था तब उस टाइम पर हमारे संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, परंतु समय के साथ साथ जब भी हमें परिवर्तन की आवश्यकता हुई, किसी लिस्टिंग की आवश्यकता हुई, तब हमने संविधान में और भी अनुसूचियों को और भी शेड्यूल्स को जोड़ा। तो लगभग 4 शेड्यूल और जोड़े गए हैं, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। अब हम जब चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि अनुसूचियों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इन अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे संविधान में और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का उद्देश्य क्या था, क्यों संविधान में अनुसूचियों को जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। तो संविधान में अनुसूचियों को जोड़ने की सबसे ज्यादा आवश्यकता इसलिए हुई कि जब हमको किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से बताना होता था तब हमारे पास कोई लिस्टिंग करने का प्रॉपर माध्यम नहीं था। जैसे हमने बताया कि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, परंतु हम एक अनुच्छेद में सारे राज्यों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, सारे राज्यों को वर्णित नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो हमें जब लिस्टिंग करने की आवश्यकता हुई तब हम चले जाते हैं अनुसूचियों में, और हमने अनुसूची 1 में सारे राज्यों को रख दिया। इसी तरह अगर किसी भी चीज की हमें लिस्टिंग करने की आवश्यकता हुई, किसको किसको वेतन भत्ते मिलने हैं, कितने मिलने हैं, शपथ कौन कौन लेगा, कैसे लेगा, तो हम वहां जब लिस्टिंग करने की बात आती है तो हम अनुसूचियों में चले जाते हैं।
इसी तरह हमने पंचायत के बारे में, जब हमें लगा कि हमें पंचायत को भी एक महत्वपूर्ण विषय मानना चाहिए, तब हमने एक अनुसूची पंचायत के लिए जोड़ी, एक अनुसूची नगर पालिका के लिए जोड़ी। तो जब हमें जिस चीज भी परिवर्तन की आवश्यकता हुई, हमने उनको क्रमवार तरीके से जोड़ा अनुसूचियों के माध्यम से। अब जो इनका उद्देश्य है वो यही है कि अगर किसी मामले को हमें अपडेट करना होता था, जैसे मान लीजिए भारत में जो हमारे राज्य हैं वो समय के साथ घटते बढ़ते रहे हैं। जैसे अभी जो वर्तमान में था जो है जम्मू कश्मीर एक राज्य था, परंतु उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब हमारे राज्यों की संख्या कम हो गई। अब जो ये अपडेट था, ये हम कहाँ अपडेट करेंगे? क्या हम बार बार अनुच्छेदों में परिवर्तन कर सकते हैं? ये संभव नहीं था, परंतु अनुसूचियों में हम आसानी से जो है उस लिस्टिंग को प्रॉपर बना सकते हैं, उस लिस्टिंग को तुरंत सही कर सकते हैं। तब हमने इसीलिए इसको अपडेट करने के लिए, संशोधित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमें समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए हमने अनुसूचियों को जोड़ने का निर्णय लिया। क्योंकि अनुसूचियां 12 हैं तो हम उसको एक क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि संविधान में अनुसूचियों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। महत्व, अगर हम महत्व पे आते हैं, देखिए संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अनुसूची, क्योंकि जब हमें कोई चीज का विस्तृत, अब जैसे हमारे पास संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो भाषाओं के लिए अनुच्छेद तो अलग से हमने दे दिए, परंतु उन भाषाओं को हम लिखेंगे कहाँ, लिस्टिंग कहाँ करेंगे, सूची कहाँ बनाएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी भाषाएं संविधान में जो है जिनको संविधान में जोड़ा गया और कब कब जोड़ा गया है। जब ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम 8वीं अनुसूची पर आ जाते हैं और उसमें पूरी प्रॉपर सूची देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। तो कितना आसान था ये सब चीजें। जब हम को कोई चीज लिस्ट चाहिए होती है तो हम अनुसूचियों पे चले जाते हैं। इसी तरह अगर हम आते हैं पंचायत में, उसमें 29 विषय है, 29 विषयों को आप किसी अनुच्छेद में लिखना संभव नहीं था, तो हम उसको प्रॉपर अनुसूचियों के माध्यम से जो है उसकी व्याख्या कर देते हैं और ये हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो इसका महत्व यही है कि हम आसानी से जो है चीजों को बता सकते हैं, कानून को बिना डिस्टर्ब किए हम आसानी से चीजों को संविधान में सूचीबद्ध कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले अपनी पहली अनुसूची पर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो पहली अनुसूची है वो भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार को सूचीबद्ध करता है। यानी कि हमारे भारत में, अब जैसे आपको भारत का मैप दिख रहा है, हमारे इंडिया का मैप दिख रहा है, इंडिया के मैप में प्रॉपर कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, इनको जब सूचीबद्ध करना हुआ तब हम चले जाते हैं अनुसूची 1 में। अब हमने जम्मू कश्मीर को चेंज किया, यहाँ हमने जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और लद्दाख को हमने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग कर दिया। हमने दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो राज्य न रह करके अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो हमारे राज्यों की संख्या जो है वो कम हो जाती है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ जाती है। अब हमने पहले हमारे पास 29 राज्य थे, अब हमारे पास 28 राज्य हैं। तो हमें उसको जो है अगर उसको संशोधित करना है तो हम कहीं और ना जाके डायरेक्ट अनुसूची 1 में जाएंगे और संशोधन कर देंगे और हमको संविधान के बाकी पार्ट्स को जो है टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो है जो पहला अनुच्छेद है, पहली अनुसूची है, ये भाग 1 को जो है वर्णित करता है कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको उनके क्षेत्र कितने उनके अंतर्गत आते हैं, इन सभी को सूचीबद्ध करता है। उसके बाद है हम जब आते हैं अनुसूची 2 पर, तो अनुसूची 2 में हम देखते हैं कि भारत मतलब कुछ भारत के विशेष जो मतलब संवैधानिक पद होते हैं उनको वेतन और भत्तों की चर्चा की गई है कि उनको वेतन कितने मिलेंगे और जो है कितनी परलब्धियां मिलेंगी, कितने भत्ते मिलेंगे, इन सब के बारे में चर्चा की गई। यह परलब्धियों, वेतन, यह देखिए, यह परलब्धियों, वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी को कुछ विशेषाधिकार भी मिल रहे हैं तो उनके बारे में भी चर्चा कर दी गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन को जो है वेतन भत्तों की किन पदों की किन के बारे में जो है चर्चा की गई है। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक पद है और भारत का प्रमुख होता है, प्रमुख नागरिक होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम
राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों की चर्चा करते हैं। उसके बाद आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्यों का प्रमुख होता है, इसलिए हम राज्यपाल की भी चर्चा इसमें कर लेते हैं। उसके बाद आता है लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि संसद का जो मेन जो है सबसे बड़ा पद आप कह सकते हैं तो वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, तो इसलिए हम लोकसभा अध्यक्ष। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष जो होता है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। मतलब जितने महत्वपूर्ण पद थे लगभग सभी आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उनकी तो चर्चा ही नहीं की गई। परंतु आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये महत्वपूर्ण पद देश के लिए भले हो सकता है, परंतु संसद में ये केवल एक सांसद होते हैं, एक नेता होते हैं जो कि अपने दल के प्रमुख होते हैं। बस इतनी ही इनके संसद में इनकी भूमिका होती है। ये देश में प्रमुख तो जरूर हैं, परंतु अगर संसद में आप जाते हैं तो ये एक सांसद हैं और अपने दल के प्रमुख होते हैं। इनकी भूमिका मात्र इतनी होती है, तो शायद इसीलिए इनको यहाँ शामिल नहीं किया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, देखिए आप याद करिएगा फ्रेंड्स, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपको रटनी नहीं है। थोड़ी सी अगर आप समझ लेंगे आपको हमेशा माइंड में बनी रहेंगी कि आपने क्या क्या जो है पढ़ा था। तो सबसे पहले क्या था, राष्ट्रपति, फिर राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष जोड़ लीजिए, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को मिल रहा है उनके साथ उपाध्यक्ष को मिल रहा है, राज्यसभा के अध्यक्ष को मिल रहा है तो उनके साथ उपाध्यक्ष को मिल रहा है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अगर राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष को मिल रहा है तो उनके उपाध्यक्ष को भी मिल रहा है। राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। मतलब इतने लोगों की वेतन और प्रलब्धियों या भत्तों के बारे में चर्चा अनुच्छेद 2 में की गई है। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब ये प्रश्नों के रूप में आता है तो हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि अरे इनके बारे में तो चर्चा नहीं की गई है, और हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में एकदम से बैठी रहें और जब आप एग्जाम हॉल में हो तो आपको भूले नहीं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अनुसूची 3 पर। जब हम अनुसूची 3 की बात करते हैं तब हमको याद आता है कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ओथ की। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ओथ की। ओथ मतलब शपथ। देखिए, कोई भी सांसद, कोई भी नेता, कोई भी संवैधानिक पद तब तक अपने पद पर आसीन नहीं हो सकता है जब तक वो शपथ नहीं लेता है। आप सोचिए, अगर कोई सांसद चुनाव में जीत जाता है और आपको लगता है कि वो जो है बन गया सांसद, बन गया राष्ट्रपति, अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया तो क्या वो राष्ट्रपति बन गया? अगर किसी ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया तो क्या वो उपराष्ट्रपति बन गए? तो ऐसा नहीं है। चुनाव जीतने के बाद जब तक वो शपथ नहीं लेते हैं तब तक वो किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। तो जो मेन पार्ट होता है किसी भी संवैधानिक पद के लिए वो होता है शपथ प्रतिज्ञान। शपथ लेना अति आवश्यक है। जब तक आप शपथ नहीं लेंगे आप कोई भी पद संभाल नहीं सकते हैं, कोई भी संवैधानिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो शपथ इतना महत्वपूर्ण टॉपिक था, परंतु शपथ कोई एक व्यक्ति तो लेगा नहीं, बहुत सारे लोगों को शपथ लेना था। अब सबकी लिस्टिंग करनी थी, तो लिस्टिंग करना किसी अनुच्छेद में संभव नहीं था, संविधान को बार बार छेड़छाड़ करना पड़ता, ये भी संभव नहीं था। इसलिए जो है इन्होंने तीसरी अनुसूची में इनकी लिस्टिंग कर दी। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं केंद्रीय मंत्री। केंद्र में मंत्री जैसे कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, कपड़ा मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जितने भी मंत्री हैं वो सभी केंद्रीय मंत्री सबसे पहले शपथ लेंगे। उसके बाद आते हैं संसदीय चुनाव के उम्मीदवार। जितने भी संसद में चुन करके सांसद आते हैं वो सभी जो है शपथ लेंगे। संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। मतलब जितने भी नेता होते हैं वो सभी जो है शपथ लेते हैं और उसके बाद वो अपना अपना पद ग्रहण करते हैं। तो ओथ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने के लिए आपको सबसे पहले शपथ लेना आवश्यक होता है। तो हमने देखा, एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि
ओथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा, ताकि आपके दिमाग में रहे कि अगर कभी आता है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में ऐसे दे देते हैं कि जो है कौन कौन ओथ लेता है या फिर नहीं लेता है, नहीं लेता है करके वो 4 जो है ऑप्शन दे दिया और आप कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं ये थे उसमें कि नहीं थे, ये थे उसमें कि नहीं थे। तो ऐसा ना हो, आप अगर चीजों को देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा, केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इतने लोगों के शपथ की बातें इसमें कही गई हैं। अब हम आते हैं अनुसूची 4 पर। देखिए अनुसूची 4 भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राज्यसभा जो होता है, भारत का उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, लगभग 250 मेंबर इसमें होते हैं। और जो राज्यसभा है, इनमें जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो भी थोड़ा सा अलग होती है लोकसभा से। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं और इसका कार्यकाल भी अलग होता है। देखिए राज्यसभा कभी भी स्थगित नहीं की जाती है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, परंतु राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, अगर लोकसभा में जाते हैं तो 5 वर्ष का होता है। उसके बाद इनकी जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो भी डिफरेंट होती है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष चुनाव ना करके अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। जितने भी उम्मीदवार जो चुन करके हम भेजते हैं वही लोग राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल के सदस्य ही जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो जो है अगर हम ये जानना, ये अति आवश्यक होता है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में जो सीटें आवंटित की जाती है वो प्रत्येक राज्य से कुछ लोग ही जो है जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो है हर राज्य से इतने उम्मीदवार निश्चित हैं, ऐसा नहीं है। सीमाओं के अनुसार उनकी जो है संख्या घटती बढ़ती रहती है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। और उसी तरह अगर हम गोवा वगैरह की बात करें, बहुत छोटा राज्य, वहां से 1 या 2 उम्मीदवार चुने जाते हैं। ऐसे सब मतलब प्रदेशों का अलग अलग है। तो जब हम राज्यसभा की और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन की बात करते हैं तो वो अनुसूची 4 में हमने लिस्ट किया हुआ है। अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है, कोई राज्य अलग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ होगा, या फिर झारखंड जो है अलग हुआ झारखंड जो है अलग हुआ बिहार से, तो उसमें क्या होता है कि हम सीटों को चेंज करते हैं, क्योंकि सीमाएं चेंज हो गई हैं। अब वहां पे सीटें अलग दूसरी बार निर्धारित की जाएंगी। तो उनका जो निर्धारण होगा उनको हम कहाँ लिस्ट करेंगे, यहाँ पे लिस्ट करेंगे कि कितने राज्यसभा से कितने क्षेत्र पे कितने सांसद होंगे जो चुन करके राज्यसभा में जाएंगे। तो वो जो लिस्टिंग होती है वो, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि जो राज्य आज जैसे ही हैं वैसे ही रहेंगे। भाई जब शुरू हुआ था तो 14 राज्य थे, उसके बाद धीरे धीरे करके आज हमारे पास 28 राज्य हैं। तेलंगाना जो कि 2014 में अलग हुआ है, बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10 वर्ष पहले अभी अलग हुआ है। तो लिस्टिंग की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। जम्मू कश्मीर, अगर और बात करें, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट बात करें तो जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, मतलब अभी तो 2019 में। तो इसलिए जो है लिस्टिंग की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। तो हम संविधान में छेड़छाड़ ना हो, इसलिए हमने अनुसूचियों में इनको शामिल कर दिया है कि अनुसूची 4 में हम ये विस्तृत व्याख्या करेंगे कि राज्यसभा में कितने कितने सांसदों का, कितने सीमा पर कितने सांसदों का आवंटन किया जाएगा। तो अनुसूची 4, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि थोड़ा सा जटिल मुद्दा जरूर है, परंतु अनुसूचियां हमेशा पूछी जाती हैं, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए हम प्रचंड प्रयास की पूरी टीम आपके साथ उपस्थित हुई है, आपके लिए उपस्थित हुई है। यूपी में पहली बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी माध्यम में हम सभी प्रयासरत हैं। आपके लिए सभी एनसीईआरटी के कोर्सेज 50% ऑफ पर लेकर के आए हैं। आप हमारे ऐप पे विजिट करिए, हमारे ऐप पे जाइए और हमारी सेवाओं का लाभ उठाइए। सभी अनुभवी शिक्षक आपके सामने एनसीईआरटी के सभी विषयों का क्रमवार अध्ययन जो है एक एक विषय अच्छे से पढ़ाया गया है। उसमें सारी वीडियोस उपलब्ध हैं, आपके लिए नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप प्लीज वहां पर जाइए, आप जो है उस कोर्स को परचेज करिए, पढ़िए, ताकि आपको आपकी शिक्षा में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनका निवारण हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर जो है प्रचंड प्रयास की इस टीम का जो है सहयोग करेंगे
तो अब मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और अनुसूची 5 में आती हूँ। अनुसूची 4 तक हमने देख लिया था। जब बात अनुसूची 5 की आती है तब हम आ जाते हैं अनुसूचित जनजातियों पर। देखिए, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल है। इसका मतलब है अनुसूचित जाति भी जहां पर है और जहां पर अनुसूचित जनजाति भी है, उन सब के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची 5 में किया गया है। क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव एरियाज होते हैं और ये लोग भी थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, इन लोगों से ज़्यादा छेड़खानी मतलब नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरकार इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखती है और उन विशेष प्रावधानों का जो सूची दिया गया है वो अनुसूची 5 में दिया गया है। अगर हम मैप में जाएं तो आपको ये एरियाज दिख रहे हैं, फुली शेड्यूल्ड एरियाज डिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से मतलब जनजातीय क्षेत्र है और इसको बिल्कुल छेड़खानी इसमें नहीं की जा सकती है, ऐसे क्षेत्र हैं। और जो रेड कलर से दिख रहा है वो पार्शियली है, मतलब वहां पर आप कुछ प्रक्रियाओं के लिए जा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि आपको टोटली अलाउड कर दिया गया है कि आप इन क्षेत्रों में जाइए। उसके बाद जो बाकी का क्षेत्र दिख रहा है वो नॉन शेड्यूल एरियाज है, वहां पर आप आसानी से आ जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अनुसूची 6 पे। देखिए, अनुसूची 6 जो है ये अपने आप में कुछ विशेष प्रावधान लेकर के आता है कुछ विशेष राज्यों के लिए, और अक्सर अनुसूची 6 से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसलिए क्योंकि इसमें केवल 4 राज्यों का उल्लेख है, तो इन 4 राज्यों में कोई एक राज्य हटा करके दूसरा राज्य रख देते हैं और बोलते हैं कि कौन से राज्य अनुसूची 6 में शामिल नहीं है, और वहीं पर हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाऊंगी। देखिए, इसमें पहला राज्य जो है वो असम है, याद कर लीजिए, पहला राज्य जो है वो असम है। उसके बाद मेघालय है, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद मिजोरम है। याद कर लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ताकि आपको ये कभी ना भूले। और ये 4 राज्यों के लिए ही इसमें केवल विशेष प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव एरियाज हैं, इनको जो है सरकार ने विशेष प्रावधान दिया है ताकि ये लोग सुरक्षित तरीके से रह सकें। तो इनके बारे में प्रावधान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर जो है ध्यान से देख लीजिएगा। चारों राज्यों का एक बार फिर से देख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम आते हैं अनुसूची 7 में। देखिए, अनुसूची 7 जो है ये कुछ पावर्स और कुछ कार्यों का वर्णन करता है, कुछ पावर्स और कुछ कार्यों का वर्णन करता है। इसका मतलब है कि अनुसूची 7 जो है इसमें 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची जो होती है वो केंद्र के लिए होती है। संघ सूची जो होती है यानी सूची 1 जो है संघ सूची, सॉरी, ये केंद्र के लिए है। जो संघ सूची है ये केंद्र के लिए है। जो राज्य सूची है यानी सेकंड सूची वो राज्य सूची है, राज्यों के लिए है। और जो थर्ड सूची है समवर्ती सूची, समवर्ती का मतलब होता है दोनों मिलकर कार्य करेंगे इस पर, इन पर कोई एक स्पेशली कार्य नहीं करेगा, दोनों मिलकर कार्य करेंगे। अब हम आते हैं कि किसमें कितने कितने विषय दिए गए हैं। तो देखिए, जो संघ सूची है इसमें पहले 97 विषय थे, इसमें पहले 97 विषय थे, परंतु अब इसमें 100 हो गए हैं, अब इसमें बढ़ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बार बार आता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब 100 विषय हैं। और जब हम आते हैं राज्य सूची में तो इसमें पहले 66 विषय थे और अब हो गए हैं 61 विषय। अब कितने हो गए हैं? 61 विषय। और जब हम आते हैं समवर्ती सूची में तो इसमें पहले 47 विषय थे और अब इसमें 52 विषय हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 52 विषय। तो ये जो सूचियां हैं, लिस्टिंग है कि कौन कौन से क्षेत्र में संघ केवल केंद्र काम करेगा, कौन कौन सूची में राज्य काम करेगा और कौन कौन सूची में दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसके बारे में विस्तृत व्याख्या इसमें की गई है। जैसे होता है सेनाओं पे जो है राज्यों का नियंत्रण नहीं होता है, तो सेना का जो विषय है वो जो है केंद्र का विषय है। इसी प्रकार विदेश भी जो है केंद्र का विषय है। इसी प्रकार जब आप राज्यों में आते हैं तो पुलिस राज्य का विषय है। इसी प्रकार पंचायत वगैरह राज्य का विषय है। और जब हम दोनों की बात आते हैं तो सबसे प्रमुख है शिक्षा को दोनों में जो है कहा गया है कि दोनों लोग इस पे काम करें और काम कर भी रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को 7वीं अनुसूची तो जरूर अच्छे से समझ में आएगी। हम आ जाते हैं 8वीं अनुसूची पर। जब बात 8वीं अनुसूची की करते हैं तो हमारा दिमाग उसमें तुरंत जाना चाहिए कि हम भाषा की बात कर रहे हैं।
बात 8वीं अनुसूची की करते हैं तो हम भाषा की बात कर रहे हैं। और आप देखिए कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। अब उसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। और आप देखिए कि इसमें कहीं भी आपको अंग्रेजी दिख रही है? कहीं भी अंग्रेजी दिख रही है? इंग्लिश कहीं भी दिख रही है? नहीं। परंतु अगर पूरे भारत में कहा जाए तो इंग्लिश का ही वर्चस्व है, पूरे विश्व में कहा जाए तो इंग्लिश का ही वर्चस्व है। तो आप अगर इंग्लिश को लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान में इंग्लिश नहीं है, परंतु हम कार्य इंग्लिश में करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना इंग्लिश में ही चाहते हैं। तो अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप संकोच मत करिए, आप गर्व से बोलिए कि हमारे संविधान में इंग्लिश की कहीं जगह ही नहीं, हमारी जगह हमारे संविधान में जो है निश्चित की गई है। तो हम क्यों डरे भाई? हमको क्यों जो है शर्म आनी चाहिए? हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। हम जिस भी भाषा में पढ़ें, परंतु जो भी करें अच्छा करें, बस इससे मतलब होता है। इससे मतलब नहीं है कि हमको कौन सी भाषा आती है। अगर हमें हिंदी नहीं आती, अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या आप हिंदी बोल पा रहे हैं? किसी भी हिंदी इंग्लिश माध्यम विद्यार्थी से पूछिए, पक्का उसकी हिंदी कमजोर होगी। तो इसलिए आप लोग को जो है शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम हिंदी में आगे हैं, वो इंग्लिश में आगे हैं, बस इतनी सी जो है। तो आप इस लिस्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार देख लेते हैं तो असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये 22 भाषाएं जो है संविधान में वर्णित हैं। अगर समय पड़ा तो ये भाषाएं और भी बढ़ सकती हैं। अब हम आते हैं अनुसूची 9 पर। देखिए अनुसूची 9 जो है, इसको ये पहले हमारे संविधान में नहीं थी, इसको अब हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो जो अनुसूची 9 है, ये हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था, तब ये अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। जब हमारा संविधान तुरंत बनकर तैयार ही हुआ था, तभी इस अनुसूची को जोड़ने की आवश्यकता महसूस हो गई थी। हम देखते हैं कि इसमें है क्या। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और नियमों को इस अनुसूची के तहत वर्णित किया गया है। अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों को भी इस अनुसूची में शामिल किया गया। मेनली भूमि सुधार, जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे वो इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं, क्योंकि उस टाइम भूमि की सुधारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए उस टाइम हमें अनुसूची 9 को लाना पड़ा था। उसके बाद हम आते हैं अनुसूची 10। देखिए, जब हमारा अनुसूची 10 जो है, ये 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया था 1985 में, क्योंकि तब छोटे छोटे बहुत सारे दल हमारे उसमें देश में आ गए थे। उसमें क्या होता था कि कोई जो है इस दल को छोड़ के उस दल में जा रहा, कोई जो है अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जा रहा। तो इस तरह से काफ़ी जो है बैलेंस, संतुलन जो है बिगड़ रहा था समाज का। तो इसलिए इस संशोधन को करने की आवश्यकता पड़ी, इस अनुसूची को लाने की आवश्यकता पड़ी, ताकि इसमें कुछ प्रावधान किए गए कि अगर आप दल बदलते हैं तो उसमें किस तरह के कानून आप पर लागू हो सकते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो अनुसूची 10 में दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि दल विरोधी कानून किस सन में जो है आया, कौन सा अमेंडमेंट से आया और जो है क्यों इसको शामिल किया गया। इस तरह के क्वेश्चन दल बदल विरोधी कानून पर पूछे जाते रहते हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि दल विरोधी कानून अनुसूची 10 में शामिल किया गया है और ये 1985 में आया था 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दल बदल विरोधी कानून देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर एक व्यक्ति दल बदलता है तभी एक कानून लागू किया जाता है। अगर आप एक समूह के साथ दल बदल लेते हैं तब इस कानून का, इस जो है अनुसूची का कोई फर्क, कोई जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी एक मतलब इसकी इम्पोर्टेंस कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, हानि ही कह सकते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर आप सिंगल व्यक्ति ही दल बदलेगा तभी ये लागू होगा। तो दल बदल विरोधी कानून कौन सा अमेंडमेंट से आया था? 52वें अमेंडमेंट से। अब हम देखते हैं अनुसूची 11। तो देखिए, अनुसूची 11 जो है, पहले हमारे संविधान में पंचायत और नगर पालिका का कोई स्थान नहीं था। अनुसूची 11 आया तब हमारे संविधान में पंचायतों को जोड़ा गया था। पंचायतों को हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1991, 92, 1992, 93 में लगभग
जोड़ा गया था हमारे संविधान में पंचायतों को। 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है पंचायतों के शक्ति अधिकार, पंचायतों की शक्ति अधिकार उत्तरदायित्वों से संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया। देखिए 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 विषय हैं इसमें, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि 29 विषयों का वर्णन इसमें किया गया है 11वीं अनुसूची में, और ये पंचायत से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। तो पंचायतों से संबंधित कानून कौन सा है? तो पंचायतों से संबंधित अनुसूची 11वीं अनुसूची, और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। उसके बाद आते हैं अनुसूची 12। जब हम बात अनुसूची 12 की करते हैं तो इसमें जो है हम नगर पालिकाओं की बात करते हैं। नगर पालिकाओं की शक्ति अधिकार उत्तरदायित्व से संबंधित 18 विषयों का वर्णन किया गया है। अब इसमें 18 विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण है कि नगर पालिका का वर्णन है, दूसरा 18 विषय इसमें शामिल है। तो जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है, और कितने विषय शामिल किए गए हैं? 18 विषय शामिल किए गए हैं। ये 74वां संविधान संशोधन था, और ये भी 1992-93 में किया गया था। तो देखिए आप लोगों को आज मैंने पूरी अनुसूचियों का एकदम विस्तृत वर्णन करके बताया है कि अनुसूचियों में क्या है। आपने अनुसूचियां भी पढ़ ली होंगी, पर अनुसूचियों का महत्व क्या है और किस प्रकार ये अनुसूचियां शामिल की गई, कौन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल की गई, मैंने सब कुछ आपको बताया, और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। और आप लोग बने रहिएगा अगर प्रचंड प्रयास के साथ, तो आपको इसी तरह के जो है कठिन विषय आपके सामने हम लेकर के प्रस्तुत होते रहेंगे, और आपको एकदम सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते रहेंगे ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों को तरह तरह की कठिनाइयां जरूर आती हैं, इसलिए हम सभी का ये प्रयास है कि हम हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत लेकर के उपस्थित हों, और वही प्रयास के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएगा हमारे प्रयास को जिनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो गांव-गांव में बैठे हैं, जिनके पास शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जिनको ट्यूशन लेने के लिए परेशानियां आ रही है, उन तक हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा ताकि उन बच्चों को हमारे नोट्स प्रोवाइड हो सकें, हमारे वो लर्निंग ऐप पर आ सकें और विजिट कर सकें, ऐप परचेज कर सकें और हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकें। तो मुझे उम्मीद है आप सभी हमारा सहयोग करेंगे, और आप सभी के सहयोग के साथ ही हम और भी ज़्यादा दुगने जोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी को उचित से उचित सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप सभी बने रहिए प्रचंड प्रयास के साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।